हेलो बच्चों, वापस आ गए अपन एक नई मेटलर्जी के साथ। और इसी की मेटलर्जी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी हुई भी है। आयरन की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं अपन, आयरन की मेटलर्जी स्पेसिफिक पढ़नी है, ठीक है ना। तो वही पुरानी स्टेप रिवाइज कराऊंगा मैं तुमको। आयरन की मेटलर्जी के लिए, आयरन को निकालने के लिए तुम्हें पता है ना, ऑक्सीजन मिलता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन मिलता है ना, अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो आयरन के बहुत सारे और मिलने वाले हैं बच्चों, बहुत सारे और हैं अर्थ पे, तो कोई भी और का यूज कर सकते हैं अपन। तो ये फाइनली डिवाइडेड और है, मतलब बहुत ही छोटे बारीक बारीक पार्टिकल है। मैग्नेटाइट का यूज कर सकते हैं, हेमेटाइट का यूज कर सकते हैं, लिमोनाइट का यूज कर सकते हैं और सीडेनाइट का यूज कर सकते हैं। ये सारे और इसके आयरन के तुम्हें मिल जाएंगे बच्चों। अब तुम्हें पता है ना, इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है मिट्टी की, SiO2 की। इम्प्योरिटी को हटाने के लिए तुम्हें पता है कि इसको ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन कैसे करेंगे? पानी के, ऐसे बताया था ना, पानी ऊपर साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर नीचे की साइड हैवी मेटल नीचे आ जाएगी। अगर अपन कहेंगे कि ग्रेविटी सेपरेशन उनके लिए करा जाता है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस बहुत जाता हो, ठीक है ना। इम्प्योरिटी और उसके बीच में, मतलब होता है ना गेज, है ना, गेज और उसके बीच में क्या हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंसंट्रेशन के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ये पढ़ा चुका हूँ बच्चों, एक बार के लिए वापस पीछे जाके देख भी लेना, वहां पर करा भी रखा है मैंने, ठीक है ना। तो ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, उसके बाद में ग्रेविटी सेपरेशन से कंसंट्रेटेड हो गया, कंसंट्रेटेड और मिल गया, पर इसमें अभी भी किसकी अमाउंट बाकी है बच्चों, SiO2 की इम्प्योरिटी बाकी है थोड़ी मात्रा में, ठीक है ना। फिर इसका क्या करेंगे, कैल्सिनेशन कर देंगे या रोस्टिंग कर देंगे। उसके बाद में क्या बनेगा, फेरस का ऑक्साइड बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Fe2O3, और लिटिल मात्रा में अभी भी SiO2 बाकी है। फिर उसको तुम्हें पता है ना, स्मेल्टिंग प्रोसेस जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, है ना। स्मेल्टिंग प्रोसेस से जाएंगे ब्लास्ट फर्नेस में। कार्बन किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कार्बन हाई टेम्परेचर रिडक्शन की काम करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड है लो टेम्परेचर रिडक्शन की तरह काम करेगा। और ये मैंने आयरन की मेटलर्जी पढ़ा चुका हूँ बच्चों, मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी हो जाए चाहिए, वो सारा क्राम कांड में पहले ही पढ़ा चुका हूँ तुमको बच्चों, ठीक है ना। वहां जाके पढ़ लो अच्छे से, आयरन का पूरी स्टेप टू स्टेप मैंने करवाया वहां पर। फिर वहां पर तुम्हें एक चीज नहीं बताई मैंने, और कोक एंड CaCO3 ये 8:4:1 में डालने हैं। किस में डालने हैं, 8:4:1 में डालने हैं। वहां लिख लेना, वहां पर बनने वाला स्लेग होगा कॉपर, कैल्शियम SiO3, कॉपर, ये बन गया स्लेग, है ना। और नीचे की साइड तुम्हें पता है ना, स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो यहाँ पर ये जो ब्लास्ट फर्नेस था, ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ 2 लेयर बनी थी, ऊपर की तरफ तो स्लेग बना था, नीचे की तरफ है मेटल बना था। जो मेटल था वो आयरन था ना, आयरन वो बोला जाता है पिग आयरन या फिर कास्ट आयरन। क्या बोला जाता है, पिग आयरन या फिर कास्ट आयरन। इसके साथ साथ आयरन के साथ साथ इसमें इम्प्योरिटी है कार्बन की, सल्फर की, Mn की, Si की और Pb की। और यहाँ ये जो स्टेप है वो बच्चों तुम्हारे लिए नई है। आयरन के अंदर जो लास्ट स्टेप है ना बच्चों, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नई स्टेप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोल्टेन आयरन टेक इन द फर्नेस के अंदर डालेंगे और हवा डालेंगे। फर्नेस के साथ क्या डालेंगे अपन, हवा डालेंगे, एयर डालेंगे, ठीक है ना। विच इज लाइन विद द हेमेटाइट। जो किससे लाइन होगा, वो फर्नेस किससे लाइन रहेगी, हेमेटाइट से लाइन रहेगी, है ना। इसको बोला जाता है पुडिंग प्रोसेस। क्या बोला जाता है, पुडिंग प्रोसेस। और ये पुडिंग प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन डालेंगे अपन। क्या डालेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर देगी, कार्बन का ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेगी, CO2 गैस बाहर निकाल देगी, है ना। सल्फर का ऑक्सीडेशन करके SO2 गैस बाहर निकाल लेगी, है ना। और Mn और Si दोनों आपस में ऑक्सीजन की वजह से रिएक्शन करके बना लेंगे MnSiO3, इस फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो आयरन का थोड़ा सा अमाउंट और फॉस्फेट आपस में मिलके क्या बन जाएगा, आयरन फॉस्फेट बन जाएगा, और ये भी इसके फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा। और थोड़ी देर बाद में बनने वाला आयरन होगा ना, वो क्या रहेगा, वोल्ट आयरन रहने वाला है, मतलब थोड़ा सा बढ़िया आयरन रहने वाला है, वोल्ट आयरन रहेगा उसमें। वोल्ट आयरन के अंदर याद रखना, सबसे बढ़िया आयरन होता है, सबसे प्योर आयरन होता है वोल्ट आयरन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिग आयरन और कास्ट आयरन होता है ना, कास्ट आयरन, ये बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का आयरन होते हैं, है ना। इनको कच्चा लोहा बोला जाता है। और ये वोल्ट आयरन होता है, वो बहुत अच्छा लोहा माना जाता है। तो Fe होता है ना, Fe 0.1 से, इसमें देखो Fe तो रहेगा, पर इसके साथ साथ क्या रहेगा, 0.1 से 0.25 तक कार्बन रहेगा, 0.3 से 0.45 तक सिलिकॉन रहेगा, Mn रहेगा, Si और Pb रहेगा, मतलब P फॉस्फोरस रहेगा। मतलब क्या कर दिया इसने, इम्प्योरिटी अपन को बहुत ज़्यादा कम कर दी है। समझ रहे मेरी बात को। हाँ, अब रोस्टिंग प्रोसेस जो भी ये हो रही थी, रोस्टिंग प्रोसेस, तो तुम्हें पता है कि Fe2O3 ये क्या होता है बच्चों, मैग्नेटाइट होता है। इसको जब गर्म करेंगे तो FeO और हेमेटाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे क्या होगा, ये क्या होता है, ये होता है हेमेटाइट, सॉरी तुम्हारा
सीडेराइट को जब अपन गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद FeO और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। और यही FeO है ना स्लैग के फॉर्म में अलग ना हो जाए, ताकि अपन आयरन की वेस्टेज नहीं हो जाए, इसलिए अपन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, रोस्टिंग करेंगे तो Fe2O बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 के साथ होता है ना वो SiO2 रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि हाई लेटेस्ट एनर्जी रहती है, ठीक है ना। ऐसे ही एक रहा Fe2O3 डोंट 3H2O, इसे बोला जाता है लिमोनाइट। इसे लिमोनाइट की रिएक्शन अगर गर्म करेंगे तो लिमोनाइट से क्या होगा, ये हाइड्रेटेड वाटर बाहर निकल जाएगा और ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे आयरन है, इन सब आयरन की अपन ने क्या कर ली, रोस्टिंग कर ली। समझ रहे हो मेरी बात को। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात तुम्हें पता है क्या है, जो यहाँ पर अपन ने मैग्नेटाइट को गर्म करा ना, मैग्नेटाइट को गर्म करा, यहाँ पर जो मैग्नेटाइट को गर्म करने के बाद में जो FeO बना ना, ये एक किसकी तरह काम करता है तुम्हें पता है, तो इम्प्योरिटी की तरह काम करता है ना। इसके अंदर फ्लक्स डाला जाता है SiO2, तो ये इसको हटा सकता है, तो अपना आयरन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी में आयरन भी तो है। तो इस आयरन की इम्प्योरिटी को वेस्ट होने से बचाने के लिए अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, Fe2O3 में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। और Fe2O3 के साथ SiO2 रिएक्शन है नहीं करता। तो FeO रिएक्ट विद SiO2, तुम्हें पता है कि FeO के साथ SiO2 रिएक्ट कर लेगा तो गिव्स FeSiO3 स्लैग दे देगा, जो अपने लिए वेस्ट हो जाएगा। हेंस द प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ FeSiO3, है ना। तो Fe इज कन्वर्ट इनटू Fe2O3, FeO इज कन्वर्ट इनटू Fe2O3 विच डज नॉट रिएक्ट विद, जो रिएक्शन नहीं देता, ये रिएक्शन नहीं देगा किसके साथ, SiO2 के साथ, ड्यू टू हाई लेटेस्ट एनर्जी। हाई लेटेस्ट एनर्जी का रीजन बता देना, बाकी कुछ नहीं है बच्चों। ये अभी तुम्हारी आयरन की मेटलर्जी खत्म होती है, ठीक है ना। आयरन की मेटलर्जी के अंदर बस इतना ही सा था, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद, ठीक है ना। और आयरन की मेटलर्जी को थोड़ा सा ना ये पुडिंग प्रोसेस कंसिडर कर लेना, जो पहले अभी तक नहीं पढ़ाई है अपन ने, ठीक है ना। और आयरन 3 टाइप का होता है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, ये 2 टाइप तो ये हो गए। इन दोनों को एक ही माना जाता है वैसे तो, पर थोड़ा सा लिटल सा ही डिफरेंस होता है थोड़ों में। पिग आयरन और कास्ट आयरन दोनों होते तो एक जैसे ही होते हैं, पर थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अच्छा, पिग आयरन, कास्ट आयरन और वोल्ट आयरन ये एक दूसरे से अलग होते हैं कार्बन की कंसंट्रेशन पे के हिसाब से। जिसमें कार्बन कम होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा लोहा माना जाएगा, जिसके अंदर कार्बन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही खराब लोहा माना जाएगा। तो इसका मतलब ये बात सिंपल सी है कि यहाँ पर जो ये कार्बन के फॉर्मेट में निकल गया है ना CO2, है ना, इसका मतलब ये और ये, तो यहाँ पर ये कार्बन इस पे ज्यादा है और इसमें कार्बन कम है। इसका मतलब वोल्ट आयरन होता है वो बेस्ट आयरन होता है, किससे, पिग आयरन और कास्ट आयरन से। तो याद रखना, जो आयरन में, लोहा में जितना कार्बन कम होगा उतना ही ज्यादा वो अच्छा माना जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब अपन हर एक आयरन की बात करेंगे, पिग आयरन की बात करेंगे, कास्ट आयरन की बात करेंगे, है ना, वोल्ट आयरन की बात करेंगे और स्टील की भी बातें करेंगे बच्चों, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।